नेटवर्थ वाइज जितनी स्टडी हुई है इंडिया में टॉप 1% क्लब में आने के लिए, कोई कहता है $1,00,000, मैक्सिमम कहता है $175,000। अब $175,000 का मतलब है 1.5 करोड़ रुपए। आप बताइए 1.5 करोड़ रुपए में क्या आप अपने को रिच फील कर सकते हैं? आप एक घर नहीं ले सकते। अब अनफॉर्चुनेटली मिडिल क्लास एग्जिस्ट नहीं करता है, और मैं बताता हूं कैसे। अगर कंट्री के पर कैपिटा इनकम के 75% से 200% के बीच में आपकी इनकम है तो आप मिडिल क्लास हैं। इंडिया की पर कैपिटा इनकम जो लेटेस्ट आई है वो है $2,800, मतलब तकरीबन 2.5 लाख रुपए। तो क्या 2.25 लाख रुपए से 5 लाख रुपए कमाने वाले को हम मिडिल क्लास मान सकते हैं? ये साल का है। साल का है। तो इसीलिए इंडिया में मैं कहता हूं मिडिल क्लास एग्जिस्ट नहीं करता। मिडिल क्लास कंजम्पशन के लिए जाना जाता है। अगर इंडिया में मिडिल क्लास है तो कंजम्पशन इतना गिर क्यों रहा है? मिडिल क्लास एंड रिच और लोअर क्लास भी एक तरीके से, ये तीन चीज़ों के अंदर तीन तरीके से हम अपनी पॉपुलेशन को डिफाइन करते हैं। इसके अंदर कोई कट एंड ड्राई डिफरेंस है? देखिए, ट्रेडिशनली इंडिया में 3 क्लास था, रिच, मिडिल क्लास, पुअर क्लास। अब अनफॉर्चुनेटली मिडिल क्लास एग्जिस्ट नहीं करता है, और मैं बताता हूं कैसे। रिच कौन है इंडिया में? रिच में भी अब सिर्फ जो अल्ट्रा रिच हैं उनको रिच कहा जा सकता है। उसकी वजह बताता हूं। जितनी भी स्टडी हुई है कि इंडिया का टॉप किसी भी कंट्री के डेमोग्राफी में 1% क्लब एक वर्ड यूज किया जाता है। 1% क्लब होता है कि अगर आप अपनी देश की इकोनॉमिक स्टेटस में टॉप 1% हैं। इंडिया में 1% क्लब में आने का एलिजिबिलिटी क्या है? अलग अलग रिपोर्ट्स हैं। कोई मानता है कि $1,00,000। ये नेटवर्थ की बात हो रही है? नेटवर्थ की बात हो रही है। देखिए, अब उस पर भी आता हूं। अर्निंग वाइज हम बात नहीं कर सकते। अर्निंग वाइज हम इसलिए नहीं बात कर सकते कि मान लिया मेरी अर्निंग है 50,000 रुपए, आपकी है 70,000 रुपए, आपकी लायबिलिटी ज्यादा है तो आपकी सेविंग कम होगी। हो सकता है मेरा कैश में हो। एग्जैक्टली तो मैं आपसे कम सैलरी ड्रॉ करके भी आपसे बेटर नेटवर्थ का आदमी हो सकता हूं। मेरी फाइनेंशियल लिटरेसी बेटर है, मैं पैसे को ज्यादा मल्टीप्लाई करता हूं। तो इसीलिए हम लोग मानते हैं कि नेटवर्थ एक इंडिकेटर होता है। ओके। नेटवर्थ वाइज जितनी स्टडी हुई है इंडिया में टॉप 1% क्लब में आने के लिए, कोई कहता है $1,00,000, मैक्सिमम जो हुरून वेल्थ रिपोर्ट जिसको कि ग्लोबली बहुत रिस्पेक्टेबल माना गया है वो कहता है $175,000। अब $175,000 का मतलब है 1.5 करोड़ रुपए। आप बताइए 1.5 करोड़ रुपए में क्या आप अपने को रिच फील कर सकते हैं? घर नहीं ले सकते कायदे। आप एक घर नहीं ले सकते। सैलरी वाइज भी बहुत सारे लोग बोलेंगे 40 लाख का पैकेज बहुत अच्छा है, 40 लाख का पैकेज वो कमा रहा है, वो रिच है। 40 लाख के पैकेज में अगर आप मुंबई बैंगलोर जैसे शहर में रहते हैं, टेक होम सैलरी क्या होगी? 2,10,000, 15,000। 2 बच्चे अगर पढ़ रहे हैं और आपने एक घर लोन पे ले रखा है, तो इसीलिए इंडिया में रिच क्लास जो हैं वो बहुत मिनिस्कुल पॉपुलेशन है, 0.1% रह गया है। इंडिया में रिच उसको माना जाएगा जो $, में एब्सोल्यूट टर्म्स में मिनिमम 1 मिलियन नेटवर्थ रखता हो, मतलब 8 करोड़ से ऊपर का नेटवर्थ रखता हो, वही 1% क्लब में उसको आइडियली माना जाएगा। उसके बियॉन्ड बात करते हैं तो अब बात आती है कि जिस देश में 25,000 रुपये महीने कमाने वाला आदमी डेमोग्राफी के टॉप 10% में है, वो मिडिल क्लास कैसे हो सकता है? मैं मिडिल क्लास की कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं होने की वजह से मैं ग्लोबली सारे रिपोर्ट्स पिछले काफी समय से पढ़ रहा हूं कि मैं मिडिल क्लास किसको मानूं। अब मिडिल क्लास की एक जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन मेरे समझ में आई सारे रिपोर्ट्स को पढ़ने के बाद, अगर कंट्री के पर कैपिटा इनकम के 75% से 200% के बीच में आपकी इनकम है तो आप मिडिल क्लास हैं। अब 75 इंडिया की पर कैपिटा इनकम? इंडिया की पर कैपिटा इनकम जो लेटेस्ट आई है वो है $2,800। तो $2,800 का मतलब तकरीबन 2.5 लाख रुपए। तो क्या 2.25 लाख रुपए से 5 लाख रुपए कमाने वाले को हम मिडिल क्लास मान सकते हैं? ये साल का है। साल का है। तो इसीलिए इंडिया में मैं कहता हूं मिडिल क्लास एग्जिस्ट नहीं करता। इंडिया में अब सिर्फ 3 क्लास रह गया है, रिच, दूसरा एब्सोल्यूट पॉवर्टी जो सरकार से 80 करोड़ 85 करोड़ लोग, 140 करोड़ में से 80-85 करोड़ लोग सरकार से फ्री राशन ले रहे हैं, ये हो गया रिच एब्सोल्यूट पॉवर्टी। और तीसरा है रिलेटिव पॉवर्टी,
जो अपने को अनफॉर्चुनेटली मिडिल क्लास समझ रहा है। मिडिल क्लास कंजम्पशन के लिए जाना जाता है। अक्सर वर्ल्ड ओवर मिडिल क्लास को कंजम्पशन क्लास कहते हैं। अगर इंडिया में मिडिल क्लास है तो कंजम्पशन इतना गिर क्यों रहा है? इंडस वैली रिपोर्ट यह कहती है कि इंडिया में 10% पॉपुलेशन, मतलब तकरीबन 13 करोड़ लोगों को अगर हटा दें तो लोगों के पास बेसिक नीड्स के बियॉन्ड, कंजम्पशन छोड़िए, बेसिक नीड्स के बियॉन्ड कोई परचेजिंग पावर ही नहीं है। अगर हम इंडिया के टॉप 5% को हटा दें, टॉप 5% रिच लोगों को हटा दें, तो हमारी पूरी 95% पॉपुलेशन नाइजीरिया और बाकी सब सहारन कंट्रीज से भी ज्यादा बुरे फाइनेंशियल कंडीशन में है। ट्रू। इंडिया का जो हैप्पीनेस इंडेक्स इतना कम दिखता है, देखिए एक सवाल मुझसे कई बार पूछ दिया जाता है कि हैप्पीनेस इंडेक्स को हम सही कैसे माने। पाकिस्तान हमसे हैप्पीनेस इंडेक्स में ऊपर दिखता है, बांग्लादेश ऊपर दिखता है। देखिए एक बात हमेशा याद रखिएगा, पॉवर्टी से ज़्यादा खराब, गरीबी से ज़्यादा खराब एक और चीज़ होती है, सोसाइटी में पैसे का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। एक सोसाइटी में जब सब अगर गरीब हैं, जैसे आप देखिएगा गांव में गरीबी कम चुभती है, शहरों में ज़्यादा चुभती है, क्योंकि यहाँ कोई बहुत अमीर है, कोई बहुत गरीब है। तो हमारा जो हैप्पीनेस इंडेक्स भी कम है वो इसीलिए है क्योंकि हम लोग जो है पैसे का जो बहुत अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। 5% टॉप पॉपुलेशन को हटा दें तो हम सब सहारन कंट्रीज से भी ज़्यादा बुरे दौर में हैं। अब आइए इस टॉप 5% डेमोग्राफी पे, मोटे तौर पे हम 5% टॉप अमीरों की बात करते हैं। ठीक है। डेमोग्राफी का जो टॉप 5% अमीर है, आज अगर वो शहरों में घर खरीदना चाहता है, ये जो 5% आपको दिखता है अमीर, ये डेट ड्रिवन अमीर है। ये पूरी तरह से ईएमआई की जिंदगी जी रहा है। अगर आप और ये एक स्टडी है कि अगर आप टॉप 5% रीच में इंडिया में हैं और शहरों में घर खरीदना चाहते हैं बिना लोन के, तो आपका जो नेटवर्थ है और डोमेस्टिक सेविंग रेट जो इंडिया का है उसको कैलकुलेट किया जाए। कैन यू इमेजिन, मुंबई में एक डिसेंट घर खरीदने के लिए, 1100 स्क्वायर फीट का घर खरीदने के लिए मुंबई में कितने साल लगेंगे? 116 साल। 116 साल। गुड़गांव में 65 साल लगेंगे। मतलब कि 3 जनरेशन काम करे तब जाकर चौथा जनरेशन घर खरीदेगा। तो इसीलिए हमारी इकोनॉमी में बहुत फ्लॉज हैं। ये सारे फ्लॉज ढके रहें, इसके लिए एक ही फॉर्मूला है, लोगों को आप फाइनेंशियली लिटरेट होने ही मत दो। फाइनेंशियल एजुकेशन आ जाएगा तब ये सारे सवाल उठने शुरू हो जाएंगे।